सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान की जी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास ये बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी है, पेपर सेकंड है। आज यूनिट थर्ड का टॉपिक है राजस्थान में मानव अधिवास। मानव अधिवास का देखो, मानव अधिवास इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखो, जो मानव अधिवास है, मानव की तीन मूलभूत, पहले देखते हैं हम परिचय के बारे में। परिचय नंबर फर्स्ट है परिचय। मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आश्रय है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव सहकारिता से उसको पाठ सिखाया जाता है। सामूहिकता की भावना विकसित करी जाती है तथा मानव को सामूहिक निवास में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। मानव को प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल ऐसी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप सांस्कृतिक उद्देश्यों का अभ्युदय हुआ है। मानव अधिवास इस सांस्कृतिक भूदृश्य के अंग है तथा मानव अधिवास भी उसकी एक क्या जाती है, इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यहाँ पे इकाई मानी जाती है। देखिए, मानव अधिवास का अर्थ है, अगर अर्थ की बात करें, अधिवास तो एक दखलकारी इकाई है। अंग्रेजी भाषा शब्द सेटलमेंट का समानार्थी है। अंग्रेजी शब्द सेटलमेंट का उद्भव प्राय अंग्रेजी के दो शब्दों सेटल यानी स्थान और पहले से माना जा सकता है। शब्द को में इसकी इकाई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से दो विशेष महत्व है। नंबर पहले आवासों का समूह जिसमें लोग रहते हैं तथा सेकंड है बचाव प्रक्रिया। ठीक है, त्रिभाषा के अनुसार अगर बात करें, त्रिभाषा के अनुसार जो वैज्ञानिक था जलवायु इन्होंने वर्गीकरण में प्रस्तुत किया था, इनके अनुसार अधिवास शब्द से अभिप्राय अध्यासन इकाई में जनसंख्या के विशिष्ट संबंध से है जिसमें निवासियों के लिए मकान, गलियां आदि सुविधाएं पाई जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? सेटलमेंट या अधिवास कहा जाता है। अब देखिए कि मुख्य रूप से जो मानव अधिवास है उसकी कौन कौन से तत्व होते हैं। मानव अधिवास के 5 तत्व हैं। नंबर 5 है अगर अधिवास के तत्वों की बात की जाए तो इसमें 5 तत्व है। नंबर 5 है, वो है कौन सा तत्व है? प्रकृति है। सेकंड अगर इसमें तत्व माना जाए मानव है। थर्ड है समाज है। अगला है प्राकृतिक वातावरण है। पांचवा है परिवहन तंत्र। ठीक है, ये 5 तत्व मिलकर किसी भी अधिवास की रचना करते हैं। यानी जहां अधिवास का निर्माण होता है, मानव अधिवास का निर्माता है। समाज अधिवास को संगठित करता है तथा प्राकृतिक वातावरण अधिवास के आकार एवं विकास को प्रभावित करता है। परिवहन तंत्र वे मार्ग हैं जो रक्त नलिका के समान कार्य करते हैं। इन सभी तत्वों के सहयोग से अधिवास एक कार्यशील होता है। तो ये थे मुख्य रूप से अधिवास के तत्व। अब देखो अधिवास के जो अंग है उसकी बात करते हैं।
अधिवास के अंग है कि इसके 4 प्रमुख अंग है। सहरूपी भाग, केंद्रीय भाग, परिसंचरण भाग, विशिष्ट भाग। तो इस प्रकार से सहरूपी भाग, केंद्रीय भाग हो गया, परिसंचरण भाग और विशिष्ट भाग, ये 4 के किसी भी प्रकार के अधिवास में 4 भाग सदैव उपस्थित रहते हैं। किसी भी गांव या नगर में निर्मित क्षेत्र अथवा आवास के गैर समरूपी भाग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं तथा गांव और नगर के मध्य में स्थित व्यापारिक क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहा जाता है। गांव एवं नगर में स्थित सड़कियां, गलियां परिसंचरण भाग को प्रतीक होती है तथा मंदिर, धर्मशाला, विद्यालय, कारखाना आदि विशिष्ट भाग माने जाते हैं। तो ये उसके अंग माने जाते हैं। अब है अधिवास की स्थापना के कारक देखो। अधिवासों की स्थापना के कारक, अधिवासों की स्थापना के कारक अगर इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रथम देखो, प्राकृतिक तत्वों में अगर देखा जाए तो स्थिति व स्थल है। नंबर 5 है स्थिति एवं स्थल। इसकी पहले चर्चा करते हैं। स्थिति अधिवास की स्थापना को अधिक प्रभावित करती है। उपयुक्त स्थिति पर विकसित अधिवास की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सुरक्षा एवं परिवहन की स्थिति से सन्निहित संबंध है। अधिवासों की स्थापना में उस स्थिति को सर्वोत्तम माना जाता है जहां निवासियों का आश्रय स्तर सुरक्षित हो तथा प्रदेश के अन्य भागों में जिसका संबंध सरल हो। प्राचीन काल में अधिवास शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए दृष्टि से पहाड़ियों पर स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन काल में परिवहन का साधन नदियां होती थी, इस कारण नदियों के किनारे की स्थिति अधिवास स्थापित के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। स्थल का सीधा संबंध भूमि स्वरूप या उत्तरावत से होता है। सेकंड बात है स्थलाकृति। देखो, स्थलाकृति मुख्य रूप से स्थलाकृति अथवा धरातल का रूप अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करता है। पर्वतीय ढाल तथा पठार की कटी भूमि पर प्रविकिरण अधिवास पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सघन आदिवासी वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। तो इस प्रकार से अधिवास की जो स्थलाकृति है वो मुख्य रूप से अधिवास के प्रतिरूप को भी प्रभावित करती है। अगला है जलवायु। मानव अधिवास की स्थिति एवं स्थान निर्धारित के लिए जलवायु प्रकृति की का अकथनीय योगदान रहता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल की जलवायु विषम, कठोर एवं अनाकर्षक है, इसलिए वहां की जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है। घनत्व जैसलमेर का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग है। गाँव की संख्या भी इन जिलों में बहुत कम है। यह वहां की कठोर जलवायु के परिणाम है। इसके बाद में जिस प्रकार से गंगानगर एक कठोर जलवायु वाला क्षेत्र, साथ साथ में अर्थव्यवस्था की और कृषि प्रदेश निजी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे लोग तथा वहाँ पे मुख्य रूप से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगला है वो है जल एवं समतल भूमि। जल एवं समतल भूमि, जल के बिना जीवन असंभव माना जाता है और बिल्कुल है। मानव की अधिकतर क्रियाएं इसके बिना असंभव है। राजस्थान में ये कहावत है, काफी चरित्र है, जहाँ कुआं जल वहाँ अधिवास। गांव नंगला कुआं या बस्ती उस बस्ती का नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे मोलासर, नापासर, लोनगढ़सर, रावतसर, लोनगढ़सर, मलियासर आदि सभी पानी के बहाव क्षेत्र में स्थित है। प्रारंभिक सभ्यता में घाटियों के किनारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, ये सभी उन्हीं के किनारे पर स्थापित हुए हैं। अगला है मिट्टी या मृदा। मिट्टी के प्रकार तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अधिवासों की स्थिति और आकार को प्रभावित करती है। समतल धरातल हो तथा उस पर उर्वरा मिट्टी के निक्षेप हो तो ये दोनों घटक सघन अधिवास को जन्म देती है। मिट्टी का उपजाऊपन राज्य के अधिवासों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माही क्षेत्र, दौसा, करौली, डांग क्षेत्र को छोड़कर मिट्टी उपजाऊ है। अधिवासों का उद्भव बहुत संख्या में समीप एवं बड़े आकार में समूह होता है। इसके अलावा उनके रूप से उपजाऊ मिट्टी में क्या है तथा इसके कारण बाड़मेर में
तथा जोधपुर जैसलमेर में इसके अलावा अनुपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे पानी कमी है तथा रेतीले दौरे होने के कारण वहाँ पे कम मात्रा में अधिवास बन पाते हैं। अगला है आर्थिक कारक। अगर आर्थिक कारकों की बात की जाती है तो अपने भरण पोषण हेतु मानव विविध आर्थिक क्रियाएं करता है और अपनाता है। इनमें से कुछ आर्थिक क्रियाएं जैसे शिकार करना, लकड़ी काटना, पशुचारण, खनिज खोदना तथा विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं। आदि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है जो लंबी अवधि तक उन क्षेत्रों द्वारा संपन्न की जाती है। इसलिए ऐसी क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों के अधिवास अस्थायी या छोटे होते हैं। यानी जो शिकारी प्रकृति के लोग होते हैं, ठीक है, जो आर्थिक क्रियाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके कारण इनकी जो है अस्थायी अधिवास बनते हैं, यानी स्थायी रूप से नहीं रह पाते। अब अगला सांस्कृतिक कारक है। सांस्कृतिक कारक आदिकालीन मानव प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहता था। परिणाम स्वरूप परिवार के प्रमुख पुरुष दिन में घरेलू दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घर से बाहर रहते थे, लेकिन पीछे स्त्रियां व बच्चे आवासीय स्तर पर बर्तन, टोकरी, रस्सी तथा अन्य दस्तकारी क्रियाएं करते रहते। तो ये ग्रामीण अधिवास को देखने पर मोहल्ले वगैरह अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं, विभिन्न कारक। अगला है 8वां है, वो है धार्मिक कारक। मानव अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने अधिवासों की रचना करते हैं। राजस्थान में नहीं बल्कि भारत एवं विश्व में धार्मिक भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। कई बार मानव अपने जीवन में मानव धर्म को जोड़कर रह गया कई प्रकार के कार्य करते हैं जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं और लोग उनको अंत तक स्मरण करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को कब्र में दफनाया या अंत्योदय हेतु अनेक स्थान पर ले जाया जाता है। तो धार्मिक रीति रिवाजों को इनमें से अधिवास स्थलों का प्रारूप बन गया है। इनमें सांवरिया, सिद्धिनाथ, सारनाथ, हनुमान जी, महावीर, श्री महावीर जी, महावीर का जन्म स्थल पुष्कर, रामदेवरा, केला देवी, नागपुरा, पदमपुरी आदि अधिवास धार्मिक कारणों के फलस्वरूप भी विकसित हुए हैं। ठीक है, ये थे अधिवासों की स्थापना के कारक। यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये इतने कारक आपने लिख लिए होंगे, जो अधिवासों की जो स्थापना है उसको मुख्य रूप से वहां पे स्थापित करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। अब देखिए आदिवासियों के विकास की अवस्था है। आदिवासियों की विकास की अवस्थाएं देखो कौन कौन सी होती है। तो ग्रामीण बच्चों के विकास की निम्न अवस्थाएं होती है। नंबर 5 है वह देश अवस्था। देश अवस्था इसके अंदर है जब कहीं खेत खान खलियान आदि देकर देख रेख में भवन निर्माण कर लिया जाता है, ढाणी का निर्माण हो जाए तब उस एकाकी बस्ती को देश अवस्था कहते हैं। यानी खेतों के आसपास से मुख्य रूप से उनका निर्माण कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है देश अवस्था। यानी आसपास निर्माण होते जा रहे हैं और वो कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे खेत खलियान वाला किला कहते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जब बच्चे का धीरे धीरे विकास होता जाता है तो कई बस्तियां बन जाती है, इसे बाल्यावस्था कहते हैं। दूसरे अर्थों में विभिन्न कार्यों के आधार पर बस्ती का प्रारूप एवं प्रतिरूप निश्चित हो जाता है, मकानों की संख्या बढ़ जाती है, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगता है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं।
ठीक है। तो ये बाल्यावस्था के अंदर ही दूसरी जो आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में भी मुख्य रूप से है वो जल्दी से जल्दी लगातार संख्या में बढ़ता रहता है। अगली है वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसे प्रौढ़ावस्था में बस्ती का चरम विकास हो जाता है। इसमें यातायात, व्यापार, वाणिज्य, संचार, चिकित्सा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हो जाता है और जो पनप जाते हैं, ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है। अगला फोर्थ है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था वृद्धावस्था के अंदर जहाँ पर प्राकृतिक साधनों में किसी बस्ती में खेती, उद्योग व अन्य कार्य विकसित नहीं हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं, तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाती है और वहाँ के लोग संसाधन विहीन हो जाते हैं। धीरे धीरे मानव अपने आप को वहीं से स्थानांतरण कर लेता है तथा धीरे धीरे मानव प्रवास हो जाता है। उस बस्ती को वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। सांबर, लेके और राजगढ़ ऐसे की दो कस्बे हैं जिनको क्या हुआ है, सांबर और राजगढ़, ये दोनों ही ऐसे कस्बे हैं जो धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये हो गया विकास की जो अवस्था थी। अब देखो राजस्थान में आदिवासियों का विकास। अधिवास विकास देखो तो क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से राजस्थान में अधिवास उसके विकास के साथ साथ ही विकसित होता है। ठीक है, होते रहते हैं। राजस्थान के समानांतर रूप में 7 भौगोलिक प्रदेश बना सकते हैं जहां पर आदिवासियों का भी विकास इनके साथ हुआ है। देखो नंबर 5 है, नंबर है फर्स्ट है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। देखो पश्चिमी शुष्क प्रदेश में अधिवास वहां की प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करता है, इसलिए इस प्रदेश में अधिवास पड़ने को या तो बहुत बड़ा गांव मार्ग के किनारे मिलेगा या छोटी छोटी दिहाड़ियों के रूप में विकसित हुआ मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये तो क्या था 5 नंबर का, पश्चिमी पूरी तरह शुष्क था, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र मिलकर अधिवास प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो इनमें भी कहीं कहीं जगह पर अधिवास मिलते हैं, इतनी पूरे जिस प्रकार से अरावली प्रदेश में अरावली श्रेणी के अधिवास प्रतिरूप वहाँ की भौतिक दशा पर आधारित है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर अधिक बड़े बड़े अधिवास नहीं मिलते हैं और उनके प्रतिरूप भी विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। राजस्थान में पहाड़ी मकान दूरी पर मिलते हैं। अगला है तीसरा अरावली हो गया। फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी गद्दी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी जो गद्दी प्रदेश है, इसमें गद्दी का विकास, गद्दी के विकास के आधार पर इस संसाधन का विकास हुआ है, इसलिए इस प्रदेश में अधिवास बड़े और विभिन्न प्रतिरूप को देखने को मिलते हैं। यही कारण है इस क्षेत्र में यातायात व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आज इनका जोरों पर विकास किया जा रहा है। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, पूर्वी कृषि
औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश आदिवासियों के साथ साथ उस प्रदेश की प्राकृतिक देन के द्वारा किया गया हुआ विकास है। यहाँ पर यातायात का अधिक सुविधा है और आदिवासियों को बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ के मानव के पास साधन अधिक होने से वहाँ के आदिवासियों की बनावट विभिन्न प्रकार को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नहर प्रदेश के लिए। नहर प्रदेश के आदिवासी, नहर प्रदेश के अंदर आदिवासियों का जो निर्माण है, अधिकांश आदिवासी बताए गए हैं, इसलिए संपूर्ण गंगानगर क्षेत्र यातायात के मार्गों से होता हुआ तथा विभिन्न प्रकार के जो मार्गों पर बसे हुए यहाँ पर विकास की करने के आधार पर अधिक हो रहा है। जो आदिवासी पहले बने हुए हैं वहाँ अधिकांश इस प्रदेश के छोटे परिवारी आदिवासी देखने को मिलते हैं, इसलिए इस प्रदेश में विकास अधिक हो पाता है। पूर्वी राजस्थान में भी विकास की गति तेजी है, लेकिन आदिवासियों का वितरण अधिक होने से प्रदेश उतने विकसित नहीं हो पाए जितने नहर प्रदेश में है। अगला है 7वां चंबल खंड वाले प्रदेश। चंबल खंड प्रदेश में मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर मनुष्य के अनुकूल विकास की दशाएं नहीं होती, इसलिए कहीं कहीं पर एकांकी परिवार बसे हुए पाए जाते हैं। प्रदेश आर्थिक दृष्टि से विकसित नहीं हो पाते हैं। उपयुक्त अगर इस विवरण के आधार पर हम देख पाते हैं कि जहाँ पर अधिक आर्थिक विकास हुआ है वहाँ पर मानव आदिवासी अधिक पाए जाते हैं। अगर देखते हैं आदिवासियों की वितरण की अगर बात की जाए तो राजस्थान में मुख्यतः 2 प्रकार के वितरण ये क्षेत्र मिलेंगे। तो देखो ये तो हो गया आदिवासियों की विकास कहाँ पर हुआ है। अगर वितरण की बात की जाए, वितरण में देखो 2 प्रकार की मिलता है। नंबर 5 है, नंबर 5 है वो है सघन, और सेकंड है वो है बिखरे हुए या छितरे हुए। छितरे हुए और सघन आदिवासी पाए जाते हैं। तो आदिवासी जल सतह एवं सुविधाजनक स्थिति में शासित होते हैं। क्षेत्रीय आदिवासी प्राय मरुस्थल, स्थानीय टीले, गिरिपथ या दबी हुई पहाड़ियों के साथ साथ दिखाई देते हैं। दोनों वर्ग के आदिवासियों के परिवार के आंतरिक रूप होता है। गांव का इकाई के रूप में कम योगदान देखने को मिलता है। जातियों का प्रभाव पहाड़ी, मरुभूमि अधिक कम होता है तथा टीबे टीले में कम रूप में पाया जाता है। तो ये थे मुख्य रूप से क्षेत्रीय हुए और तथा जो राजस्थान के नगरीय क्षेत्र है उनमें सघन मनुष्य देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के आदिवासी ये तो इनमें सघन और इनमें निम्न गुणों के कारण है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहुमंजिले भवन देखने को मिलते हैं। नदी किनारे नदी संगम, ढाल तट समूह जैसे कोटा, बारा, झालावाड़, झालापाटन, बूंदी आदि तो मूल रूप से बिखरी हुई है तथा सड़कों के किनारे भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अरावली क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के वह मानव आदिवासी पाए जाते हैं। तो ये था इनका वितरण अरावली प्रदेश में तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ पे आकाश के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये थे मानव आदिवासियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।